हमारी जिंदगी में हर दिन हम जाने अनजाने में कई तरह के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का सामना करते हैं। कभी हमें कोई व्यक्ति अपनी मीठी बातों से प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो कभी कोई हमें डराकर, धमकाकर या भ्रमित करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। यह खेल सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार, राजनीति, मीडिया और समाज के हर पहलू में यह छिपा हुआ है। इसे ही हम डार्क साइकोलॉजी यानी अंधकारमय मनोविज्ञान कहते हैं। यह वह कला है जिसमें कुछ लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए प्रभावित करने, भ्रमित करने और नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। कई बार हम इस प्रभाव को पहचान भी नहीं पाते और इसका शिकार बन जाते हैं। यह किताब आपको इस छिपे हुए खेल को समझने और खुद को इससे बचाने के लिए सशक्त करने के लिए लिखी गई है। डार्क साइकोलॉजी का अध्ययन करना केवल ज्ञान बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक ढाल है जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। अगर आपको यह समझ आ जाए कि लोग आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं, कैसे आपके विचारों को बदल सकते हैं और कैसे आपकी भावनाओं का फायदा उठा सकते हैं, तो आप खुद को बचाने के लिए पहले से तैयार रहेंगे। यह किताब आपको यह सिखाएगी कि कौन कौन से लोग आपके दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं, वे किन किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। यह किताब सिर्फ खतरे बताने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपको एक शक्तिशाली मानसिक योद्धा बनाने के लिए लिखी गई है, ताकि आप हर स्थिति में खुद पर नियंत्रण रख सकें और कोई भी आपको आसानी से प्रभावित न कर सके। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग दूसरों को अपने हिसाब से चलाने में सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार धोखा खा जाते हैं? क्यों कुछ लोगों की बातों में इतनी ताकत होती है कि वे आसानी से हमें किसी चीज के लिए मना या राजी कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग लाख कोशिशों के बावजूद किसी को प्रभावित नहीं कर पाते? इसका कारण यही अंधकारमय मनोविज्ञान है। जो लोग इसे समझते हैं वे दूसरों पर हावी हो जाते हैं, और जो इसे नहीं समझते वे बार बार दूसरों के हाथों में कठपुतली बन जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप जागरूक बने, अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाएं और खुद को किसी भी प्रकार की मनोवैज्ञानिक चालों से बचाने के लिए तैयार करें। यह किताब आपकी सोच को इतना मजबूत बनाएगी कि कोई भी व्यक्ति आपको आसानी से भ्रमित नहीं कर पाएगा। इस किताब को पढ़ने के बाद आप न सिर्फ पहचान पाएंगे कि लोग आपको कैसे और क्यों प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, बल्कि आप यह भी समझ पाएंगे कि कैसे अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में मानसिक शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। आप अपनी सोचने की क्षमता को इतना मजबूत कर सकते हैं कि कोई भी आपको गलत रास्ते पर ले जाने में सफल न हो। यह किताब आपको आत्मविश्वास देगी, आपकी आत्मरक्षा की शक्ति को बढ़ाएगी और आपको एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाएगी। याद रखिए, ज्ञान ही शक्ति है, और जब आपके पास सही ज्ञान होगा तो आप किसी भी परिस्थिति में खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। तो आइए इस ज्ञान को अपनाएं और अपने जीवन को सशक्त बनाएं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग डार्क साइकोलॉजी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपको अपनी बात मनवाने के लिए चालाकी से बातें बना रहा है? या फिर ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको किसी चीज के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन बाद में आपको एहसास हुआ कि वह सब एक सुनियोजित रणनीति थी? अगर ऐसा हुआ है तो आप पहले ही अंधकारमय मनोविज्ञान, डार्क साइकोलॉजी का अनुभव कर चुके हैं। यह एक छिपा हुआ मानसिक खेल है जो इंसान की भावनाओं, इच्छाओं और विचारों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी तरह से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, चाहे वह माता पिता हों जो अपने बच्चों को सही राह दिखाने के लिए समझाते हैं, या फिर एक विज्ञापन कंपनी जो आपको अपने उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जब यह प्रभाव किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ, धोखे, नियंत्रण और शोषण के इरादे से किया जाता है, तब इसे अंधकारमय मनोविज्ञान कहा जाता है। अंधकारमय मनोविज्ञान की परिभाषा और इसका दायरा: अंधकारमय मनोविज्ञान एक ऐसी मानसिक रणनीति है जिसमें लोग दूसरों को नियंत्रित करने, भ्रमित करने और अपने हिसाब से चलाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। यह मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, धोखे, छल कपट, मैनिपुलेशन, गुप्त प्रभाव और इमोशनल कंट्रोल जैसी चीजों से जुड़ा होता है। इसका उपयोग व्यक्तिगत संबंधों में, व्यावसायिक दुनिया में, राजनीति में, मीडिया में और यहां तक कि समाज में भी देखा जाता है।
इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के मन को इस तरह प्रभावित करना होता है कि वह बिना सोचे समझे या अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई निर्णय ले ले। मनोवैज्ञानिक हेरफेर, धोखे और प्रभाव के पीछे की मानसिकता। मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है और इसी भावना का गलत फायदा उठाने के लिए अंधकारमय मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है। लोग अपनी भावनाओं जैसे कि डर, प्यार, अपराध बोध, सहानुभूति और लालच के आधार पर फैसले लेते हैं। जब कोई व्यक्ति इन भावनाओं को समझकर उनका दुरुपयोग करता है तो वह किसी को भी अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपको डराकर या धमकी देकर अपने हिसाब से काम करवा सकता है। जब कोई व्यक्ति आपको यह महसूस कराता है कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आप एक बुरे इंसान साबित होंगे। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा प्रशंसा और प्यार दिखाकर किसी को मानसिक रूप से कमजोर कर देते हैं और फिर उस पर नियंत्रण कर लेते हैं। वास्तविक जीवन में अंधकारमय मनोविज्ञान के उदाहरण विज्ञापन और मार्केटिंग। बड़ी कंपनियां हमारे दिमाग को इस तरह प्रभावित करती हैं कि हम अनजाने में उनके उत्पाद खरीद लेते हैं, भले ही हमें उसकी जरूरत न हो। राजनीति। राजनेता लोगों की भावनाओं को भड़काकर और डर दिखाकर चुनावों में अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। व्यक्तिगत संबंध। कई रिश्तों में एक व्यक्ति दूसरे को मानसिक रूप से नियंत्रित करने के लिए झूठ, भावनात्मक दबाव और अपराध बोध का उपयोग करता है। सोशल मीडिया, फेक न्यूज, झूठी कहानियां और डिजिटल प्रचार हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं और हमें बिना सोचे समझे किसी खास विचारधारा की ओर धकेल देते हैं। अंधकारमय मनोविज्ञान को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि यह हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। अगर हम इसे पहचानना सीख जाएं, तो हम अपने विचारों और भावनाओं को बाहरी प्रभाव से बचा सकते हैं। यह ज्ञान न केवल हमें धोखे से बचाएगा, बल्कि हमें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे मन को नियंत्रित न कर सके। इस किताब का अगला अध्याय आपको उन विशेष व्यक्तित्व लक्षणों के बारे में बताएगा जो अंधकारमय मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं। चैप्टर 2, द डार्क ट्रायड, ट्रेट्स ऑफ मैनिपुलेटर्स। क्या आपने कभी ऐसे लोगों से सामना किया है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते और चालाकी से अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं? ये लोग देखने में सामान्य लग सकते हैं, लेकिन इनके दिमाग में चलने वाले खेल को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये लोग मानसिक रूप से दूसरों को नियंत्रित करने, धोखा देने और अपने स्वार्थ के लिए हेरफेर करने में माहिर होते हैं। मनोविज्ञान में ऐसे व्यक्तियों की प्रवृत्तियों को डार्क ट्रायड, डार्क ट्रिक कहा जाता है। यह 3 प्रमुख व्यक्तित्व लक्षणों का समूह है: नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। इन तीनों लक्षणों को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि इन्हीं के जरिए दुनिया में सबसे ज्यादा मानसिक शोषण, धोखाधड़ी और हेरफेर की घटनाएं होती हैं। आइए इन तीनों स्वभावों को विस्तार से समझते हैं। 1. नार्सिसिज्म। नार्सिसिस्ट लोग खुद को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और दूसरों को कमतर समझते हैं। वे अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं और हर हाल में दूसरों से बेहतर दिखना चाहते हैं। वे बहुत आत्म केंद्रित होते हैं और जब उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलता तो वे क्रोधित हो जाते हैं या चालाकी से लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। कैसे ये लोग दूसरों को प्रभावित करते हैं? वे अपनी झूठी उपलब्धियों और असाधारण गुणों का ढिंढोरा पीटते हैं ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें। वे दूसरों को कमजोर महसूस कराते हैं ताकि वे खुद को श्रेष्ठ साबित कर सकें। वे जब तक फायदेमंद होता है तब तक अच्छे बने रहते हैं, लेकिन जब उन्हें जरूरत नहीं होती तो वे आपको नजरअंदाज कर देते हैं। आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? ऐसे लोग हमेशा अपनी उपलब्धियों और सुंदरता की बात करते हैं। वे आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते और तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। वे हर चीज में खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं, भले ही उन्हें दूसरों को नीचा दिखाना पड़े। 2. मैकियावेलियनिज्म। यह स्वभाव उन लोगों में पाया जाता है जो अत्यधिक चालाक होते हैं, नैतिकता की परवाह नहीं करते और हर हाल में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए किसी को भी धोखा देना पड़े। ये लोग झूठ, छल और हेरफेर करने में निपुण होते हैं। कैसे ये लोग दूसरों को प्रभावित करते हैं? वे लोगों को झूठी उम्मीद देकर उनका फायदा उठाते हैं। वे दूसरों को मानसिक रूप से नियंत्रित करने के लिए झूठ बोलते हैं और चालाकी से खेल खेलते हैं। वे लंबे समय तक किसी को भी अपने जाल में फंसा सकते हैं और जब उन्हें फायदा नहीं दिखता
तो उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? वे बहुत अच्छे वक्ता होते हैं और आपको उनकी बातों पर विश्वास करने का मन करेगा। वे हमेशा अपनी चालाकी से दूसरों को मनमाने फैसले लेने के लिए मजबूर करते हैं। वे अपनी भावनाओं को छिपाकर रखते हैं और कभी-कभी बहुत ठंडे और संवेदनहीन लगते हैं। 3. साइकोपैथी। साइकोपैथ व्यक्तित्व वाले लोग पूरी तरह से निर्दयी होते हैं। उन्हें किसी के दर्द, भावनाओं या तकलीफ की कोई परवाह नहीं होती। वे आत्मकेंद्रित होते हैं और सिर्फ अपनी खुशी के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वे झूठ बोलने, धोखा देने और अपराध करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। कैसे ये लोग दूसरों को प्रभावित करते हैं? वे अत्यधिक आकर्षक और प्रभावशाली हो सकते हैं, लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक होते हैं। वे झूठ बोलने और किसी को भी धोखा देने में संकोच नहीं करते। वे बिना भावनाओं के कोई भी क्रूर निर्णय ले सकते हैं और अपराध करने में भी नहीं झिझकते। आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? वे दूसरों के दर्द को नजरअंदाज करते हैं और किसी के भी लिए सहानुभूति महसूस नहीं करते। वे अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं और रिश्तों में झूठ बोलते हैं। वे अक्सर उत्तेजना और खतरे से भरी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। इन लक्षणों वाले लोगों से कैसे बचें? अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। जब कोई आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करने की कोशिश करे तो रुककर सोचें कि कहीं यह एक चाल तो नहीं है। व्यक्तिगत सीमाएं, बाउंड्रीज बनाएं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी पर हावी न होने दें। झूठे लोगों को पहचानें। अगर कोई बार बार झूठ बोलता है, धोखा देता है या खुद को सबसे ऊपर दिखाने की कोशिश करता है तो उससे सावधान रहें। आत्मविश्वास बनाए रखें। ऐसे लोग आपको मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। डार्क ट्रायड वाले लोग दिखने में बहुत ही सामान्य और आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन इनके इरादे बेहद खतरनाक होते हैं। वे चालाकी से दूसरों को धोखा देकर अपना स्वार्थ पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप इनके लक्षणों को समझ लें और सही सावधानी बरतें तो आप इनसे बच सकते हैं और मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। अगले अध्याय में हम विस्तार से जानेंगे कि लोग आपको कैसे हेरफेर करते हैं और आप इन चालों को कैसे पहचान सकते हैं। चैप्टर 3 कॉमन मैनिपुलेशन टैक्टिक्स। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी वास्तविकता पर संदेह पैदा कर रहा है, या फिर किसी ने आपको अपराध बोध महसूस कराकर वह काम करवाया जो आप नहीं करना चाहते थे? क्या आपने कभी ऐसे लोगों का सामना किया है जो पहले आपको अत्यधिक प्यार और प्रशंसा देते हैं, लेकिन अचानक आपको नजरअंदाज करने लगते हैं? अगर हां, तो आप पहले ही हेरफेर, मैनिपुलेशन की शक्तिशाली तकनीकों का शिकार हो चुके हैं। हेरफेर एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है जिसमें लोग चालाकी से आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को इस तरह प्रभावित करते हैं कि आपको इसका एहसास तक नहीं होता। ऐसे लोग आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, आपको भ्रमित करते हैं और आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाते हैं। इस अध्याय में हम 5 सबसे सामान्य और खतरनाक हेरफेर तकनीकों के बारे में जानेंगे और यह भी समझेंगे कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। 1. गैसलाइटिंग। जब आपकी वास्तविकता को झूठ साबित किया जाता है। गैसलाइटिंग एक खतरनाक तकनीक है जिसमें कोई व्यक्ति आपको बार बार यह एहसास कराता है कि आपकी यादें, सोच और अनुभव गलत हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आपको अपने ही दिमाग पर संदेह करने के लिए मजबूर करना है, ताकि आप पूरी तरह से हेरफेर करने वाले व्यक्ति पर निर्भर हो जाएं। कैसे यह काम करता है? व्यक्ति जानबूझकर आपके पिछले अनुभवों को गलत साबित करने की कोशिश करता है। वह कहता है, तुम बेवजह बात का बतंगड़ बना रहे हो, या ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम चीजों को बढ़ा चढ़ाकर देख रहे हो। धीरे धीरे आप खुद पर संदेह करने लगते हैं और अपनी भावनाओं पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। कैसे बचें? अपनी भावनाओं और यादों पर भरोसा रखें। जब कोई आपकी वास्तविकता को गलत साबित करने की कोशिश करे तो शांत रहें और तथ्यों को ध्यान में रखें। अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए डायरी लिखें ताकि आप हेरफेर का शिकार न हो। 2. गिल्ट ट्रिपिंग। जब आपकी भावनाओं को हथियार बना दिया जाता है। गिल्ट ट्रिपिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोई व्यक्ति आपको अपराध बोध, गिल्ट महसूस कराकर अपने हिसाब से काम करवाने की कोशिश करता है। यह तकनीक खासतौर पर परिवार, दोस्तों और रिश्तों में बहुत आम है। कैसे यह काम करता है? व्यक्ति आपको यह एहसास दिलाता है कि आप स्वार्थी हैं और आपकी वजह से वह तकलीफ में है। वह कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम यह कर देते, या
मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुम मेरी जरा भी परवाह नहीं करते। अपराध बोध के कारण आप उनकी मांगे मानने लगते हैं, भले ही वह आपके लिए सही ना हो। कैसे बचें? अगर कोई आपको गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश कर रहा है तो अपनी भावनाओं को समझें और मजबूरी में कोई फैसला न लें। स्पष्ट रूप से ना कहना सीखें और अपने फैसलों पर दृढ़ रहें। यह पहचानें कि सच्चे रिश्ते भावनात्मक नियंत्रण पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान पर आधारित होते हैं। 3. लव बॉम्बिंग, जब अत्यधिक प्यार जाल बन जाता है। लव बॉम्बिंग एक खतरनाक तकनीक है जिसमें कोई व्यक्ति आपको अत्यधिक प्यार, ध्यान और प्रशंसा देकर आप पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। यह अक्सर रिश्तों की शुरुआत में होता है, जब हेरफेर करने वाला व्यक्ति आपको अपने आकर्षण में फंसा लेता है। कैसे यह काम करता है? व्यक्ति आपको बार बार बताता है कि आप सबसे खास हैं और वह आपके बिना नहीं रह सकता। वह आपको महंगे गिफ्ट्स, ध्यान और प्यार से इस हद तक भर देता है कि आप उसके बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार जब वह आपको पूरी तरह नियंत्रित कर लेता है तो अचानक बदल जाता है और आपको नजरअंदाज करने लगता है। कैसे बचें? अगर कोई व्यक्ति असामान्य रूप से जल्दी और ज्यादा प्यार दिखा रहा है तो सतर्क रहें। सच्चा प्यार धीरे धीरे विकसित होता है, जबकि लव बॉम्बिंग बहुत तेजी से होता है। खुद के आत्मसम्मान को बनाए रखें और अपने फैसले भावनाओं की बजाय तर्क पर आधारित करें। 4. साइलेंट ट्रीटमेंट, जब चुप्पी हथियार बन जाती है। साइलेंट ट्रीटमेंट एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोई व्यक्ति आपको नजरअंदाज करके या बात न करके आपको मानसिक रूप से परेशान करता है। यह भावनात्मक ब्लैकमेल का एक तरीका होता है जिसमें हेरफेर करने वाला व्यक्ति आपको इस हद तक बेचैन कर देता है कि आप उसकी हर मांग मानने को मजबूर हो जाते हैं। कैसे यह काम करता है? व्यक्ति किसी छोटी सी बात पर गुस्सा होकर अचानक चुप हो जाता है। वह आपकी कॉल्स या मैसेज का जवाब नहीं देता और आपको पूरी तरह से अनदेखा करता है। जब आप बेचैन हो जाते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं तो वह आपको और अधिक नियंत्रित करने की ताकत पा लेता है। कैसे बचें? अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है तो समझें कि यह एक हेरफेर तकनीक है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और खुद को मानसिक रूप से कमजोर न होने दें। स्वस्थ संचार की मांग करें, लेकिन जबरदस्ती किसी को मनाने की कोशिश न करें। 5. साइकोलॉजिकल मिररिंग, जब कोई आपकी नकल करता है। साइकोलॉजिकल मिररिंग एक चालाकी भरी तकनीक है जिसमें कोई व्यक्ति आपकी पसंद, नापसंद, शब्दों और हाव भाव की नकल करता है ताकि आप उसे अपना आत्मीय साथी मानने लगे। कैसे यह काम करता है? हेरफेर करने वाला व्यक्ति आपकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने के तरीके और आदतों की नकल करता है। आपको ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति आपसे बिल्कुल मेल खाता है और आपकी ही तरह सोचता है। जब आप भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो वह आप पर नियंत्रण पाने के लिए अपने असली इरादे प्रकट करने लगता है। कैसे बचें? अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा है तो सतर्क रहें। वास्तविक संबंध समय के साथ बनते हैं, नकली समानता पर नहीं। खुद को किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आने से पहले पर्याप्त समय दें। हेरफेर करने वाले लोग बेहद चालाक होते हैं और अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करके दूसरों को नियंत्रित करते हैं। लेकिन अगर आप इन तकनीकों को समझ लें तो आप अपनी मानसिक स्वतंत्रता को बचा सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने मन और भावनाओं को मजबूत कर सकते हैं ताकि कोई भी आपको आसानी से प्रभावित न कर सके। चैप्टर 4, द साइंस ऑफ डिसेप्शन एंड कोवर्ट परसुएशन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपको सच बोलने का आभास देकर भी आपको गुमराह कर रहा है? क्या आपने देखा है कि कैसे विज्ञापन, मीडिया और राजनेता सच को तोड़ मरोड़ कर अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश करते हैं? यह सब धोखे, डिसेप्शन और गुप्त प्रभाव, कोवर्ट परसुएशन का ही खेल है। लोग अक्सर तथ्यों को इस तरह से पेश करते हैं कि वे आपको सच लगें, जबकि हकीकत कुछ और होती है। यह मनोवैज्ञानिक हेरफेर की सबसे उन्नत तकनीक है जो हमारे दैनिक जीवन में हर जगह देखी जा सकती है, रिश्तों में, कार्यस्थलों पर, विज्ञापनों में और यहां तक कि मीडिया में भी। यह अध्याय आपको यह समझने में मदद करेगा कि कैसे धोखेबाज लोग आपके फैसलों को प्रभावित करने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और कैसे न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP जैसी तकनीकों का उपयोग करके वे आपके अवचेतन मन को नियंत्रित कर सकते हैं। यह ज्ञान आपको मानसिक रूप से सतर्क बनाएगा ताकि आप किसी भी हेरफेर का शिकार न बने।
एक, धोखेबाज कैसे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर निर्णयों को प्रभावित करते हैं। धोखेबाज लोगों की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वे किसी भी स्थिति को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि वह उनके फायदे में जाए। वे सीधे झूठ नहीं बोलते, बल्कि आधा सच बोलते हैं, जिससे लोग उनके झूठ को पहचान नहीं पाते। धोखे की सामान्य तकनीकें: गलत संदर्भ, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। कुछ तथ्यों को जानबूझकर छिपा लिया जाता है, जिससे पूरी तस्वीर बदल जाती है। भ्रम पैदा करना, मिसडायरेक्शन। किसी बड़ी गलती को छिपाने के लिए ध्यान किसी और चीज की ओर मोड़ दिया जाता है। हेर फेर वाली भाषा, लोडेड लैंग्वेज। ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जिससे लोग भावनात्मक रूप से प्रभावित हो जाएं और तर्कसंगत रूप से न सोचें। आंकड़ों से खेल, मैनिपुलेटिंग स्टैटिस्टिक्स। आंकड़ों को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि वे धोखेबाज के पक्ष में दिखें, भले ही वास्तविकता कुछ और हो। कैसे बचें? हमेशा किसी भी बात पर आंख मूंदकर भरोसा करने से पहले पूरे संदर्भ को समझें। किसी भी स्थिति पर राय बनाने से पहले अलग अलग स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि धोखेबाज अक्सर भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। 2. रिश्तों, कार्यस्थलों और मीडिया में इस्तेमाल होने वाली धोखे की तकनीकें। ए. रिश्तों में धोखा और हेरफेर। रिश्तों में हेरफेर करने वाले लोग अपने पार्टनर को नियंत्रित करने के लिए मानसिक चालें चलते हैं। वे झूठ, अपराध बोध और प्यार का इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए रिश्ते को मोड़ते हैं। सामान्य तकनीकें: झूठे वादे करना। धोखेबाज लोग वादे तो करते हैं, लेकिन उन्हें निभाने का कोई इरादा नहीं होता। गलती का दोष दूसरों पर डालना। वे अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेते और हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं। भावनात्मक ब्लैकमेल। वे आपको दोषी महसूस कराकर अपनी मांगें मनवाते हैं। कैसे बचें? अगर कोई बार बार झूठ बोल रहा है या आपको मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है, तो सतर्क हो जाएं। रिश्तों में पारदर्शिता और आपसी सम्मान को प्राथमिकता दें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें और स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। कई कार्यस्थल पर हेरफेर और धोखा। कार्यस्थल में कुछ लोग दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे चालाकी से झूठ, भ्रम और छल का सहारा लेते हैं। सामान्य तकनीकें: गुप्त रूप से दूसरों की मेहनत का श्रेय लेना। गलत अफवाहें फैलाकर किसी को कमजोर साबित करना। बॉस या सहकर्मियों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए झूठे दावे करना। कैसे बचें? अपने काम का पूरा रिकॉर्ड रखें और जरूरी सबूत संजो कर रखें। कार्यस्थल में ईमानदारी और निष्पक्षता बनाए रखें। किसी की बातों में आने से पहले तथ्यों की पुष्टि करें। सी. मीडिया और विज्ञापन में धोखा। मीडिया और विज्ञापन कंपनियां अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करती हैं। सामान्य तकनीकें: भावनात्मक विज्ञापन। ऐसे विज्ञापन जो आपकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं और आपको सोचने का समय नहीं देते। अधूरी खबरें। मीडिया अक्सर पूरी सच्चाई न बताकर अपने एजेंडे को बढ़ावा देती है। डर पैदा करना। लोगों को डराकर कोई खास विचारधारा या उत्पाद बेचने की कोशिश की जाती है। कैसे बचें? हमेशा किसी खबर को कई स्रोतों से जांचें। विज्ञापनों को तर्कसंगत रूप से परखें और भावनाओं के आधार पर निर्णय न लें। किसी भी सनसनीखेज खबर पर तुरंत विश्वास करने से पहले तथ्यों की पुष्टि करें। 3. न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग (NLP) और इसका गुप्त प्रभाव। NLP न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग लोगों के अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। यह तकनीक अक्सर नेताओं, सेल्समैन और प्रचारकों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। कैसे NLP काम करता है? विशेष शब्दों का उपयोग। NLP में ऐसे शब्द और वाक्य प्रयोग किए जाते हैं जो आपके दिमाग में एक खास छवि या भावना उत्पन्न करते हैं। बॉडी लैंग्वेज और टोन का इस्तेमाल। हेरफेर करने वाले लोग अपनी आवाज और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल आपके निर्णयों को प्रभावित करने के लिए करते हैं। समानता और तालमेल, मिररिंग। जब कोई व्यक्ति आपकी बॉडी लैंग्वेज और बोलने के तरीके की नकल करता है, तो आपका अवचेतन मन उसे अपने जैसा मानने लगता है और आप उसकी बातों पर जल्दी विश्वास करने लगते हैं। कैसे बचें? जब कोई बहुत प्रभावी ढंग से आपको किसी चीज के लिए राजी कर रहा हो, तो खुद से पूछें, क्या यह मेरा फैसला है या मुझे प्रभावित किया जा रहा है? विज्ञापन, भाषण और प्रचार अभियानों के दौरान NLP तकनीकों को पहचानें।
हमेशा खुद के निर्णयों का विश्लेषण करें और किसी भी चीज को आंख मूंद कर स्वीकार न करें। धोखा और हेरफेर हर जगह मौजूद है, रिश्तों में, कार्यस्थलों पर, मीडिया में और विज्ञापनों में। लेकिन अगर आप इन तकनीकों को समझ लें तो आप अपने फैसलों को बाहरी प्रभाव से बचा सकते हैं। अगला अध्याय आपको यह सिखाएगा कि कैसे आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं और किसी भी हेरफेर से खुद की रक्षा कर सकते हैं। चैप्टर 5, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इन एवरीडे लाइफ। क्या आपने कभी बिना किसी ठोस वजह के कोई महंगा प्रोडक्ट खरीद लिया है? क्या आपको किसी नेता का भाषण इतना प्रभावी लगा कि आप उसकी बातों को सच मानने लगे, भले ही उनमें कोई ठोस तर्क न हो? क्या आपने कभी किसी सोशल ग्रुप में ऐसा महसूस किया है कि कोई व्यक्ति चालाकी से सबको नियंत्रित कर रहा है? यह सब मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। यह एक छिपी हुई रणनीति होती है जिसमें लोग या संगठन दूसरों के विचारों, भावनाओं और निर्णयों को नियंत्रित करने के लिए डार्क साइकोलॉजी का उपयोग करते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे मार्केटिंग, राजनीति और सामाजिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक युद्ध का उपयोग किया जाता है, कैसे सूक्ष्म रूप से सटल प्रभाव डाला जाता है और आप कैसे पहचान सकते हैं कि कहीं आप भी तो इस गुप्त खेल का शिकार नहीं हो रहे हैं। पहली, मार्केटिंग में मनोवैज्ञानिक युद्ध। मार्केटिंग की दुनिया पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक नियंत्रण और हेरफेर पर आधारित होती है। कंपनियां और ब्रांड हमारे दिमाग के साथ इस तरह खेलते हैं कि हम उनके प्रोडक्ट्स और सेवाओं को जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। कैसे मार्केटिंग हमें प्रभावित करती है? सकारात्मक छवि, ब्रांड इमेज। ब्रांड्स ऐसे विज्ञापन बनाते हैं जो हमें यह महसूस कराते हैं कि अगर हमने उनका उत्पाद नहीं लिया तो हम पीछे रह जाएंगे। रंगों और डिजाइन का प्रभाव। लाल और पीले रंग हमें भूख महसूस कराते हैं, इसलिए ज्यादातर फास्ट फूड ब्रांड इनका उपयोग करते हैं। नीला रंग विश्वास दिलाता है, इसलिए बैंक और टेक कंपनियां इसे इस्तेमाल करती हैं। डर और तात्कालिकता, फियर एंड अर्जेंसी। ऑफर सिर्फ आज के लिए या सीमित स्टॉक जैसे वाक्य आपको बिना सोचे समझे खरीदारी करने के लिए मजबूर करते हैं। सोशल प्रूफ। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे खरीदा है। यह वाक्य हमारे दिमाग में यह भरोसा पैदा करता है कि अगर इतने लोगों ने इसे खरीदा तो यह सही ही होगा। कैसे बचें? कोई भी चीज खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ भावनाओं में बह रहा हूं? किसी भी डिस्काउंट या सीमित समय ऑफर पर आंख मूंदकर विश्वास न करें। विज्ञापन और ब्रांडिंग की रणनीतियों को पहचानें और तर्कसंगत सोच अपनाएं। 2, राजनीति में मनोवैज्ञानिक युद्ध। राजनीतिक नेता और सरकारें जनता की सोच को नियंत्रित करने के लिए डार्क साइकोलॉजी के कई हथकंडे अपनाती हैं। उनका उद्देश्य लोगों की भावनाओं को प्रभावित करके उन्हें अपने पक्ष में करना होता है। कैसे राजनीति में हेरफेर किया जाता है? भय, फियर टैक्टिक्स। नेता लोगों को किसी बाहरी खतरे, आतंकवाद, आर्थिक मंदी या किसी समुदाय विशेष से डराकर उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। दुश्मन बनाना, स्केपगोटिंग। जब सरकारें अपनी असफलताओं को छिपाना चाहती हैं तो वे किसी अन्य समूह या देश को दोष देने लगती हैं। आकर्षक नारे, प्रोपेगेंडा स्लोगन्स। छोटे और शक्तिशाली नारे जैसे अच्छे दिन आएंगे या यस वी कैन जनता को प्रेरित करते हैं, भले ही उनके पीछे कोई ठोस योजना न हो। भावनात्मक अपील, इमोशनल मैनिपुलेशन। राजनेता अक्सर अपने भाषणों में जनता की भावनाओं से खेलने के लिए देशभक्ति, धार्मिक विश्वास या नैतिकता का इस्तेमाल करते हैं। कैसे बचें? किसी भी राजनीतिक बयान की सच्चाई जांचने के लिए तथ्यात्मक स्रोतों की मदद लें। जब कोई नेता डर फैलाकर कोई निर्णय लेने को कहे तो सोचें कि इसका वास्तविक उद्देश्य क्या हो सकता है। नारे और प्रचार को तार्किक दृष्टिकोण से परखें, क्या उनके पीछे कोई ठोस योजना है? तीसरी, सामाजिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक युद्ध। हमारे रोजमर्रा के सामाजिक जीवन में भी मनोवैज्ञानिक नियंत्रण देखने को मिलता है। कई बार लोग, समूह या समाज हमें इस तरह प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि हम उनकी उम्मीदों के अनुसार सोचने और व्यवहार करने लगे। कैसे सामाजिक स्तर पर हेरफेर किया जाता है? जब कोई विचार किसी समूह में लोकप्रिय हो जाता है तो लोग बिना तर्क किए उसे मानने लगते हैं, भले ही वह गलत ही क्यों न हो।
लोग अक्सर अपने दोस्तों, परिवार या समाज की अपेक्षाओं के अनुसार निर्णय लेते हैं ताकि वे अलग थलग न पड़ें। अगर कोई व्यक्ति किसी समूह की सोच से अलग राय रखता है तो उसे गलत साबित करने के लिए उसकी आलोचना की जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारी पसंद और व्यवहार को गुप्त रूप से प्रभावित करते हैं। कैसे बचें? जब कोई विचार या ट्रेंड बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा हो तो सोचें कि उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। समूह मानसिकता से बचने के लिए अपनी राय खुद बनाएं और तार्किक सोच अपनाएं। अपने निर्णय बाहरी दबाव के बजाय अपने मूल्यों और तर्क पर आधारित करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि कहीं आप भी मनोवैज्ञानिक युद्ध के शिकार तो नहीं हो रहे, तो इन संकेतों पर ध्यान दें। आप बार बार ऐसा महसूस करते हैं कि कोई आपको एक खास तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। कोई व्यक्ति या संगठन आपके डर, अपराध बोध या लालच का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। आप बिना किसी ठोस वजह के किसी चीज से प्रभावित महसूस कर रहे हैं। कोई आपकी भावनाओं को इस हद तक नियंत्रित कर रहा है कि आप तर्क से सोचने की बजाय भावनाओं में बह रहे हैं। मनोवैज्ञानिक युद्ध हर जगह मौजूद है, चाहे वह विज्ञापन हो, राजनीतिक भाषण हो या फिर हमारे सामाजिक समूह। लेकिन अगर आप इन तकनीकों को पहचानना सीख जाएं, तो आप मानसिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बन सकते हैं। चैप्टर 6, बिल्डिंग मेंटल रेजिलियंस अगेंस्ट मैनिपुलेशन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि लोग आपको अपने अनुसार नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपकी भावनाओं का फायदा उठा रहा है? यह दुनिया मनोवैज्ञानिक प्रभाव से भरी हुई है। विज्ञापन हमें चीजें खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, राजनेता हमारे विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और व्यक्तिगत रिश्तों में भी लोग हमें हेरफेर करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर हम मानसिक रूप से मजबूत बन जाएं, तो कोई भी हमें आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस को मजबूत कर सकते हैं, कैसे मजबूत व्यक्तिगत सीमाएं, पर्सनल बाउंड्रीज बना सकते हैं और कैसे तार्किक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित कर सकते हैं ताकि आप हेरफेर का शिकार न बने। यह अध्याय आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी आपको गुमराह या नियंत्रित नहीं कर पाएगा। 1. आत्म जागरूकता और भावनिक बुद्धिमत्ता को मजबूत करें। आत्म जागरूकता का मतलब है कि आप अपने विचारों, भावनाओं और कमजोरियों को गहराई से समझें। जब आप खुद को अच्छी तरह से जानते हैं, तो कोई भी आपकी भावनाओं का गलत फायदा नहीं उठा सकता। वहीं भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है कि आप अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझें और उन्हें नियंत्रित कर सकें। कैसे आत्म जागरूक बने? अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। जब आप अपनी सोच को कागज पर उतारते हैं, तो आपको खुद को बेहतर समझने में मदद मिलती है। अपने ट्रिगर्स को पहचानें। क्या आपको गुस्सा जल्दी आता है? क्या आप अपराध बोध से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं? इन कमजोरियों को जानें ताकि कोई इनका फायदा न उठा सके। खुद से कठिन सवाल पूछें, क्या मैं अपने फैसले खुद ले रहा हूं या कोई और मुझे प्रभावित कर रहा है? कैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ाएं? जब कोई आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। एक गहरी सांस लें और सोचें कि क्या यह उचित है। अपने भावनात्मक संकेतों को पहचानें। अगर आप गुस्से, दुख या डर में हैं, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को हेरफेर करने की कोशिश कर रहा हो। सहानुभूति, एम्पैथी को संतुलित करें। दूसरों की भावनाओं को समझें, लेकिन इतनी सहानुभूति भी न रखें कि लोग इसका फायदा उठाएं। जब आप आत्म जागरूक और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, तो लोग आपको गुमराह नहीं कर सकते और आप खुद के जीवन के निर्णय खुद ले सकते हैं। तो मजबूत व्यक्तिगत सीमाएं, पर्सनल बाउंड्रीज बनाएं। व्यक्तिगत सीमाएं आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखने में मदद करती है। जब आपके पास मजबूत सीमाएं होती हैं, तो कोई भी आपको जबरदस्ती प्रभावित नहीं कर सकता। कैसे मजबूत सीमाएं स्थापित करें? ना कहना सीखें। आपको हमेशा हर किसी की बात माननी जरूरी नहीं है। अगर कोई आपको हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है, तो आत्मविश्वास से ना कहें, से बचें। अगर कोई आपको अपराध बोध महसूस कराकर अपनी बात मनवाना चाहता है, तो शांत दिमाग से सोचें और अपनी सीमा बनाए रखें। असहमति जताने से न डरें। अगर आपको लगता है कि कोई आपको गुमराह कर रहा है, तो अपनी राय स्पष्ट रूप से रखें। समय और ऊर्जा को बचाएं।
कुछ लोग बार बार आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। जब आप अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको अपनी भावनाओं या दबाव से नियंत्रित नहीं कर सकता। 3. तार्किक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करें। तार्किक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि आप बिना प्रभावित हुए चीजों का गहराई से विश्लेषण करें और फिर निर्णय लें। हेरफेर करने वाले लोग आपकी सोच को धुंधला करने की कोशिश करते हैं ताकि आप बिना तर्क के उनकी बात मान लें। अगर आप तार्किक सोच विकसित कर लेते हैं तो आप कभी भी धोखे का शिकार नहीं होंगे। कैसे तार्किक सोच विकसित करें? सूचनाओं को तर्क की कसौटी पर परखें। जब कोई व्यक्ति या मीडिया आपको कोई नई जानकारी दे तो बिना जांचे परखे उस पर विश्वास न करें। भावनाओं के बजाय तथ्यों पर ध्यान दें। अगर कोई आपको बहुत भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है तो एक कदम पीछे हटें और देखें कि वास्तव में क्या हो रहा है। विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करें। किसी भी विषय पर सिर्फ एक पक्ष न सुनें, बल्कि अलग अलग स्रोतों से जानकारी लें। सवाल पूछें, क्या यह सच है? क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या मैं सिर्फ भावनाओं में बह रहा हूं? जब आप तार्किक सोच को अपनाते हैं तो कोई भी आपको झूठे वादों, गलत जानकारी या हेरफेर करने वाली भावनाओं के जरिए प्रभावित नहीं कर सकता। चैप्टर 7 डिफेंस स्ट्रेटजीज अगेंस्ट डार्क साइकोलॉजी। जब हम अपने जीवन में दूसरों के साथ मेलजोल करते हैं तो कभी कभी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के लिए हमारी भावनाओं और विचारों से खेलते हैं। ये लोग मनोवैज्ञानिक शोषण या डार्क साइकोलॉजी के माध्यम से हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी रक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मानसिक और संवादात्मक उपायों पर चर्चा करेंगे जो हमें ऐसे मैनिपुलेटर से बचने में मदद कर सकते हैं। 1. मनोवैज्ञानिक हमलावरों को पहचानना और उनसे अलग होना। पहला कदम है यह पहचानना कि कौन लोग हमारे साथ मैनिपुलेटर्स की तरह व्यवहार कर रहे हैं। डार्क साइकोलॉजी के तहत काम करने वाले लोग आमतौर पर हमारी भावनाओं का शोषण करते हैं। वे हमें गिल्ट, फियर या शेम के माध्यम से अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं। उनके द्वारा किए गए मैनिपुलेटिव व्यवहारों को पहचानना बेहद महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई व्यक्ति हमेशा आपकी सहायता करने का दावा करता है लेकिन बदले में आपके फैसलों पर सवाल उठाता है, तो यह एक मैनिपुलेटिव तरीका हो सकता है। अगर किसी ने आपको बार बार यह महसूस कराया कि आप कमतर हैं या आपकी राय मायने नहीं रखती, तो यह भी एक गुप्त शोषण हो सकता है। जब आप ऐसे व्यक्ति को पहचान लें तो सबसे पहला कदम है उनसे दूरी बनाना और उनसे अपनी सीमा को स्पष्ट रूप से सेट करना। यह आपको उनके प्रभाव से बाहर निकलने में मदद करेगा। दूसरी, आक्रामक संवाद तकनीकों का उपयोग करना। मनोवैज्ञानिक शोषण का सामना करने के लिए हमें अपनी संवाद शैली में बदलाव करना होता है। आक्रामक संवाद, असर्टिव कम्युनिकेशन का अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि हम अपनी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को स्पष्ट और दृढ़ तरीके से व्यक्त करें, बिना किसी को ठेस पहुंचाए। आप अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए शांत और स्थिर रूप से बात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति आपको दोषी महसूस कराने की कोशिश करे तो आप कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि तुम्हें यह लगता है, लेकिन मैं अपनी स्थिति में सही हूं। अगर कोई आपको मैनिपुलेटिव तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करता है तो आप सीधे कह सकते हैं, मैंने इस पर विचार किया है और यह मेरा निर्णय है। यह आक्रामक संवाद तकनीक न केवल आपको आत्मविश्वास प्रदान करेगी, बल्कि यह आपको दूसरों के दिमागी खेलों से भी बाहर निकालेगी। 3. मनोवैज्ञानिक आत्मरक्षा। अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित रखें। यह आत्मसम्मान और मानसिक शक्ति की पहचान है। जब आप अपने मनोबल को बनाए रखते हैं और नकारात्मक प्रभावों से बचते हैं तो आप अपने जीवन के बारे में अधिक सकारात्मक और सशक्त दृष्टिकोण रख सकते हैं। आपको अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ध्यान, योग और सकारात्मक सोच की आदतों को अपनाना चाहिए। इन अभ्यासों से आपको शांत रहने और किसी भी नकारात्मक स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। साथ ही यदि कोई व्यक्ति आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो इसे व्यक्तिगत रूप से न लें।
अपने आप को यह याद दिलाएं कि आपकी भावनाएं और विचार आपके नियंत्रण में हैं और कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको इस पर असर डालने नहीं सकता। इन सरल लेकिन प्रभावी उपायों से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। चैप्टर 8 यूजिंग साइकोलॉजी फॉर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। मनोविज्ञान का अध्ययन सिर्फ यह समझने के लिए नहीं होता कि लोग क्यों और कैसे व्यवहार करते हैं, बल्कि इसका उपयोग हम अपनी जिंदगी में बदलाव लाने, दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने और खुद को बेहतर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मनोविज्ञान का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जा सकता है ताकि हम दूसरों को प्रेरित कर सकें और खुद की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकें। पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह समझना है कि प्रेरणा और शोषण में अंतर क्या है। नैतिक प्रेरणा का मतलब है कि हम दूसरों को उनकी भलाई के लिए, उनके हित में और उनका सम्मान करते हुए प्रभावित करें। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो हम उन्हें उनके व्यक्तिगत उद्देश्यों को हासिल करने में मदद कर रहे हैं। वहीं शोषण, मैनिपुलेशन का उद्देश्य सिर्फ खुद का फायदा उठाना होता है। इसमें दूसरों की भावनाओं, विचारों या स्थिति का दुरुपयोग करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। नैतिक प्रेरणा में हमेशा पारदर्शिता होती है, जबकि शोषण में छिपे हुए एजेंडे होते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि मनोविज्ञान का सही इस्तेमाल दूसरों को प्रेरित करने और उन्हें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने में होता है, न कि उन्हें दबाव या धोखा देने में। मनोविज्ञान के कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में लागू करके अपनी और दूसरों की प्रेरणा बढ़ा सकते हैं। स्वीकृति और सम्मान। जब हम किसी की भावनाओं और विचारों का सम्मान करते हैं तो वह व्यक्ति आत्मसम्मान महसूस करता है। इससे वह व्यक्ति अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। यह सिद्धांत कहता है कि जब किसी व्यक्ति को सही कार्य करने पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो वह उस व्यवहार को दोहराने की संभावना बढ़ाता है। इसका उपयोग हम अपने बच्चों, कर्मचारियों या किसी के साथ भी कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। मनोविज्ञान में यह सिद्धांत बेहद महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति जब छोटे छोटे मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करता है तो वह बड़ी सफलता की दिशा में अधिक प्रेरित होता है। लक्ष्य निर्धारित करने से एक स्पष्ट मार्ग बनता है और उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में मानसिकता को मजबूत किया जा सकता है। इन सिद्धांतों का पालन करके हम न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जब हम किसी सिद्धांत को समझते हैं तो उसे जीवन में लागू करना जरूरी है। अपने मानसिकता और व्यवहार को बदलने के लिए इसे दैनिक जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत सशक्तिकरण का मतलब है कि हम अपने आत्मसंवेदनशीलता, आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता को बढ़ाएं। जब हम अपने जीवन के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनका पालन करते हैं तो हम अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी कठिन लक्ष्य को हासिल करने के लिए मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे आप उसे वास्तविकता में बदल सकते हैं और यही सशक्तिकरण का वास्तविक रूप है। मनोविज्ञान की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करके हम अपनी जिंदगी में न सिर्फ सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं और समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम डार्क साइकोलॉजी की दुनिया से कुछ परिचित हो चुके हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि यह सारी शक्तियां केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के फैसलों में सावधानी रखने के लिए भी उपयोगी हो सकती हैं। अगर हम इन पहलुओं को समझें और सजग रहें तो हम न केवल दूसरों से बच सकते हैं, बल्कि अपने फैसलों में भी पूरी तरह से स्वतंत्र हो सकते हैं। दोस्तों, जीवन में इस तरह के मानसिक खेलों से बचने और सही दिशा में सोचने के लिए हमें खुद को जागरूक और मजबूत बनाना चाहिए। अगर आपको इस किताब की समरी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके दूसरों तक पहुंचाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी इस तरह के किताबों के समरी हिंदी में लाएं तो हमें कमेंट में बताएं। हम जल्द ही एक और नई किताब के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, अपने दिमाग को साफ रखें और जीवन को समझदारी से जिएं। धन्यवाद।